नमस्कार दोस्तों। तुम्हें एक दिन सितम सहने की आदत मार डालेगी, बचे भी रह गए तो सियासत मार डालेगी। जिए तो सर उठाकर ही जिए, अंजाम जो भी हो हमें मालूम है हमको ये चाहत मार डालेगी। तो ये हमारे एक मित्र हैं अशोक रावत, पूर्व अधिकारी हैं, उनकी पंक्तियां हैं और इन पंक्तियों के साथ मैं अपनी बात शुरू करता हूं कि क्या भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी दोहरे चरित्र से कभी उबर पाएंगे और क्या इनका वास्तव में कभी कोई यह मकसद रहा है कि देश को करप्शन फ्री बनाया जाए, देश को एक बेहतरीन राज्य बनाया जाए और देश को दुनिया का सिरताज बनाया जाए। तो जब इस पर सवाल होता है तो एक लाइन में यदि कोई कहे जवाब देना है तो आएगा नहीं, इनका मकसद तो सिर्फ सत्ता है और सत्ता के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। इन्हीं सारी बातों को लेकर के आपसे आज चर्चा करेंगे। तो ये सिलसिलेवार चर्चा शुरू करूं इसके पहले अपने एक मित्र हैं, वो भी पूर्व अधिकारी भी हैं और बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, उन्हीं से शुरू करता हूं। मिस्टर आर.के. जैन हैं, वो बताते हैं कि कई राज्यों में प्रभावी क्षेत्रीय और छोटे राजनीतिक दल कांग्रेस को कमजोर करने की रणनीति के तहत विपक्षी एकता नहीं होने दे सकते। दरअसल इनका विरोध बीजेपी की बजाय कांग्रेस से ज्यादा है और इसलिए विपक्षी एकजुटता की दूर की कौड़ी है। तो यह बात कहते हैं, जब कांग्रेस पार्टी इस देश के अंदर लोकतंत्र बचाने के लिए, संवैधानिक संस्थाओं को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए और इस देश के नागरिकों के अधिकारों को बचाने की लड़ाई लड़ रही है, तो उस दौर में तमाम सारे दल उससे इतर सिर्फ अपनी सत्ता, अपने स्वार्थ, अपने लिए, अपने ऊपर होते हमले पर लड़ते हैं, शेष वो नजर नहीं आते। जब देश के मुद्दे होते हैं तो उन्हें लगता है सांप सूंघ जाता है, जब देश के दूसरे और तमाम अत्याचार हो रहे होते हैं उस पर सांप सूंघ जाता है। लेकिन जब बात आती है देश में एकता, अखंडता और देश को एक श्रेष्ठ शासन देने की, तब वो चेपे के में सब करते हैं। ये सब इसी पर हमारे एक बहुत विद्वान, बहुत एक बड़ी कंपनी के पहले पूर्व अधिकारी हैं और अर्थशास्त्र से लेके बहुत सारी राजनीतिक और उस पर उनका बड़ा अच्छा नॉलेज है, कृष्णन अय्यर, वो इस पर एक बड़ी अच्छी बात बताते हैं और उसको जानना बेहद जरूरी है कि वो बताते हैं, कहते हैं केजरीवाल जैसा सातिर कोई शायद हिंदुस्तान की राजनीति में पैदा ही नहीं हुआ। ऐसा दिमाग कोई नहीं बचा, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे हमने ठगा नहीं। मैं कानपुर जिले का रहने वाला हूं। हमारे जिले में एक बहुत प्रसिद्ध दुकान होती है ठग्गू के लड्डू, और वो लिखता है ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। तो कमोबेश केजरीवाल की वही स्थिति है, वो किसी को भी ठगते हैं और कुछ भी करते हैं। केजरीवाल मुल्क के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो किसी फाइल पर खुद दस्तखत ही नहीं करते हैं, अपने तमाम मंत्रियों के जरिए ही कराते हैं। उसका नतीजा क्या होता है? पाप वो करते हैं, भ्रष्टाचार वो करते हैं और सजा वो भुगतते हैं जो वास्तव में उसके दोषी नहीं होते हैं, सिर्फ उनके कहे पर वो ऐसा करते हैं क्योंकि उनके मुख्यमंत्री हैं, उनके नेता हैं, उनके सब कुछ। तो यह स्थिति है। शिक्षा मंत्री को शराब मंत्री भी बनाया हुआ है। ये पूरे हिंदुस्तान में इकलौता इतिहास आप मतलब में आज तक आपको मिलेगा, वो दिल्ली में मिलता है कि शराब माफिया नहीं, मंत्री जो आबकारी मंत्री भी है, शराब मंत्री भी है और वही एजुकेशन मंत्री भी है। भैया शराब पियो और पढ़ाई करो या पढ़ाओ, तो आप समझिए, या पढ़ाई करो ना करो, शराब पियो, जो भी कुछ कह लीजिए। तो यह स्थिति है। शराब और शिक्षा, इसका पिक्चर तो आपने कहीं नहीं देखा होगा। ये वही चीज है, आग और पानी को एक साथ मिला दिया है, तो ये स्थिति है। तो साहब ये कमाल जो है सिर्फ अरविंद केजरीवाल कर सकते हैं। तो अब शराब और शिक्षा दोनों में घोटाला हो गया,
तो साहब घोटाला हो गया, और घोटाले की सारी फाइलें उन्होंने देखी, मगर सिग्नेचर किसी में नहीं किया, क्योंकि उसके मंत्री नहीं थे, उसके मंत्री दूसरे थे। तो केजरीवाल केवल घोटालों की प्लानिंग करते हैं और अपने गिरोह के जो मेंबरान हैं उनसे फाइल में दस्तखत कराते हैं। नतीजा क्या होता है? मनीष सिसोदिया जेल चले जाते हैं, सत्येंद्र जैन जेल चले जाते हैं, तो हम सारे और बहुत सारे लोग हैं तो जो बेचारे फंसते हैं और जाते हैं। इसके उदाहरण इतने मौजूद हैं कि शायद उंगलियों में गिना नहीं मिल सकता हूं। तो ये आप समझिए, पंजाब में भी ऐसे, पंजाब में सत्ता के लिए इन्होंने जिस तरीके से बाहर से पैसा लिया और उसका वो किया, और उसमें जिस तरीके से फंसाया, तो वो चीजें सामने आ चुकी हैं कि वो कांग्रेस पार्टी से आजकल एमएलए हैं, और उनको किस तरीके से फंसाया था जब वो उनकी पार्टी में थे। तो ये समझिए। तो मनीष सिसोदिया की धर्मपत्नी है, वो बहुत बीमार रहती हैं, उन्हें हर वक्त जो है अपने पति की जरूरत होती है, पर मनीष सिसोदिया इस केजरीवाल के चक्कर में ऐसा फंसे कि आज बीमार पत्नी से दूर जेल में पहुंच गए हैं, क्योंकि अभी तक तो सीबीआई की हिरासत में थे, और इसी ग्राउंड पर वो बेल मांग रहे हैं, जमानत मांग रहे हैं कि बीवी की देखभाल करनी है, माता पिता की देखभाल करनी है, सबको करना है, तो साहब क्या करना है? तो ये देखिए कहां से करेंगे, बेचारे बड़े वो स्थिति में है। इसके बाद आप देखिए केजरीवाल अपने माता पिता और पत्नी के साथ सुख चैन की जिंदगी गुजार रहा है। क्यों? क्योंकि कोई जिम्मेदारी नहीं, बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं, कोई चिंता ही नहीं है। कहते हैं दुनिया स्तर की, विश्व स्तरीय शिक्षा कर दी है दिल्ली में, लेकिन अपने बच्चे विदेश में पढ़ाएंगे साहब। तो यह स्थिति है। अपना इलाज मैक्स में कराएंगे, कहते हैं दिल्ली के अस्पताल जो है वर्ल्ड क्लास के हो गए। न मनीष सिसोदिया ने दिल्ली सरकार के किसी अस्पताल में इलाज कराया, न सत्येंद्र जैन ने कभी कराया, वो भी स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं, और न कभी अरविंद केजरीवाल ने कराया, और इसी तरीके से उनके तमाम लोगों ने कभी भी दिल्ली के अस्पतालों में इलाज नहीं कराया। उनमें से किसी के भी बच्चे दिल्ली के जो है सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ते हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति है, और ना ही दिल्ली सरकार की यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं। तो इसका मतलब है कितनी अच्छी शिक्षा कर दी है, इससे आप समझिए। और जब वो जेल गए तो उनके लिए वीडियो बनवाया जाता है, बच्चों से जबरदस्ती लिखवाया जाता है कि लिखो कि केजरीवाल वो मनीष सिसोदिया के जेल जाने से हमारी एजुकेशन खराब हो रही है, सब खराब हो रहा है, इसलिए प्लीज उन्हें छोड़ दीजिए, उन्हें छोड़ दीजिए। तो ये लिखवाया जा रहा है, आप देख लीजिए, यह हालत है। इसके बाद तो जब वो सुख चैन की जिंदगी गुजारते हैं अपने परिवार के साथ और मस्ती करते हैं, हवाई जहाज, चार्टर प्लेन और दूसरे सारी चीजें, सुख सुविधाएं भोगते हैं, और एक सुख सुविधा से उन्हें चैन नहीं पड़ता कि दिल्ली के सीएम के तौर पे मिली सुविधाओं से ही नहीं करते, वो पंजाब से भी सुविधाएं लेते हैं, पंजाब से भी 2 करोड़ की गाड़ी ले लेते हैं, और उसके बाद में सिर्फ दिल्ली और केंद्र सरकार से मिली सुरक्षा से वो संतुष्ट नहीं है, वो पंजाब सरकार से भी जेट प्लस सिक्योरिटी ले लेते हैं। तो आप समझिए, और एक तरफ आप विधानसभा में क्या बोले थे, हमें कोई सुरक्षा नहीं चाहिए, और दूसरी तरफ सुरक्षा मांगते हैं। तो इस तरह की स्थितियां हैं। तो आप समझिए कि दोगला चरित्र क्या होता है। आपको शर्म आनी चाहिए कि एक मुख्यमंत्री प्रोटोकॉल अगर जनता के बीच में, आज गुजरात की जनता इसलिए दुखी है क्योंकि आपके नेता जनता में नहीं जाते हैं, आप जो है जनता में जाने से रोक रहे। प्रोटोकॉल है आपका गुजरात का, ये इसीलिए इस प्रोटोकॉल ने गुजरात की जनता को दुखी कर रखा है, आपके नेताओं को। जनता दुखी है, आपके नेताओं को कहिए थोड़ा प्रोटोकॉल तोड़ के निकले जनता के अंदर। हमें नहीं चाहिए आपकी सिक्योरिटी, आप ले जाइए अपनी सिक्योरिटी, हमें नहीं चाहिए, जबरदस्ती कर रहे हैं आप। मुझे आपकी सिक्योरिटी नहीं चाहिए, मुझे जनता में जाना है, मुझे जनता में जाना है, मुझे आपकी सिक्योरिटी नहीं चाहिए। आप अपनी सिक्योरिटी अपने पास रखिए, नहीं चाहिए। आपने तो मुझे कैद करके रखा हुआ है, आप मुझे अरेस्ट नहीं कर सकते, ये अरेस्ट है। सिक्योरिटी मैंने अभी आपको चिट्ठी लिख के दे दी कि मुझे आपकी सिक्योरिटी नहीं चाहिए, आप कह रहे हैं मैं तो दूंगा सिक्योरिटी। तो इसके बाद में अब केजरीवाल की जरा सी भी नैतिकता बची होती तो सीबीआई कहते सारा जुर्म मेरा है, इनको क्यों, मनीष सिसोदिया को क्यों आपने गिरफ्तार किया, इन्हें छोड़िए, मैंने प्लानिंग की थी। कहते शराब के जो माफिया थे इन्हीं से पूरी टच में रहते थे, और कहते थे हाँ साहब ये मेरा बेटा है, जो कह रहा है कर दीजिए। तो आप समझिए ये बात बयान में आ चुकी है। आपके जो एमएलएज हैं उनको समझना चाहिए
कि केजरीवाल अब उनकी पार्टी को किस तरीके से क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, तो आपका वास्तव में ये भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं उसमें चलता है। तो ऐसी स्थिति में लगता है कि यदि भारतीय जनता पार्टी में विलय कर देते तो शायद ज्यादा फायदे में रहते, लेकिन वो नहीं करेंगे क्योंकि आरएसएस का एजेंडा है, पक्ष भी हमारा विपक्ष भी हमारा, उसी एजेंडे के तहत कि हां कांग्रेस को खत्म करने के लिए विपक्ष में दिखना चाहिए टीम को और सत्ता सुख भी लेते रहिए। तो इसलिए ये है, आपने देखा कि पंजाब में किस तरीके से अमृतपाल समेत तमाम आतंकवादी पृष्ठभूमि के लोग या उस तरह की सोच के लोग, विचारधारा के लोग, अलगाववादी लोग और हिंसक लोग आज बवाल कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। बावजूद इसके स्थिति है ना तो पंजाब सरकार कोई कार्रवाई करती है ना दिल्ली की सरकार उन पर कार्रवाई करती है। क्योंकि जब ये आतंकवाद पनपेगा पंजाब में तो दो लोगों को फायदा होगा। हम आतंकवादियों को, यानी आम आदमी पार्टी आतंकवादियों की सहयोगी है, खालिस्तान समर्थकों के साथ है, उनके सहयोग से सरकार बनाई है। तो साहब जब वोट होगा तो वो कट्टरपंथी हमें वोट दे देंगे और दूसरी तरफ जो डरेंगे हिंदू और दूसरी बात करेंगे और हिंदुत्व की बात आएगी और हिंदुओं को बचाने की बात आएगी तो उस जगह भारतीय जनता पार्टी अपना रोल दिखाएगी और वो उसकी कि हम सबसे असली हिंदू हैं। तो ये एक बड़ा खेल, तो इस तरह से ये खेल अरविंद केजरीवाल जो है आरएसएस के बनाए हुए चार्ट पर करते हैं। तो यह स्थिति है। अब आप देखिए, और भ्रष्टाचार और बेईमानी और हर कुकर्म करने के बावजूद वो खुद को कट्टर ईमानदार भी कहते हैं, हनुमान भक्त भी कहते हैं। आप समझ लीजिए सारे खेल। तो जब ये सब कहते हैं तो अभी कल जो है कपिल सिब्बल ने एक वेबसाइट बनाई और उसमें कहा कि किस तरीके से विपक्ष के लोगों को एक होना चाहिए और किस चीजों को लेकर के उन्होंने बातें करी और भ्रष्टाचार और दूसरी चीजों को लेकर के जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार में ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और दूसरी जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, उसको लेकर के उन्होंने एक वेबसाइट बनाई। जब तक द पीपल ऑफ दिस कंट्री विल नॉट राइज अप टू फाइट दिस इनजस्टिस, I think we are in for very difficult times. It is with great deliberation, बड़ी सोच के साथ मैंने ये फैसला लिया है कि अब वक्त आ गया है कि जनता को जागरूक करने का कि आप हमारे इंसाफ के सिपाही बनिए और जहां जहां भी बेइंसाफी हो रही है, चाहे राज्य सरकारों के साथ हो रही हो, चाहे किसी नागरिक के साथ हो रही हो, आप उसकी लड़ाई लड़िए। मैं चाहूँगा कि इस देश में जो भी विपक्ष के चीफ मिनिस्टर हैं वो मेरा साथ दें। मैं चाहूँगा कि जो भी विपक्ष के जो सरकार में नहीं हैं लेकिन नेता हैं वो मेरा साथ दें और हम एक नेशनल मूवमेंट की शुरुआत करें जिसके आधार पर ये जो गुलामी हमें दिख रही है उससे मुक्त होना चाहिए। तो चूंकि वो लीगल व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे वकील हैं, उनके पिताजी भी बड़े अच्छे वकील थे और उन सभी का जो पूरा उदय है वो कांग्रेस पार्टी से हुआ। कांग्रेस पार्टी ने उन्हें सब कुछ दिया, लेकिन आज वो जब कांग्रेस पार्टी के पास में इतनी सीट नहीं बची कि उन्हें राज्यसभा भेजा जा सके, तो उस स्थिति में वो समाजवादी पार्टी के घोड़े पर चढ़कर राज्यसभा पहुंच गए। अब वो जानते हैं कि दिल्ली में रहना है तो तमाम चीजें, तब अरविंद केजरीवाल उनकी जो वो साइट बनाते हैं और उसको लेकर के ट्वीट करते हैं, उसमें कितना महान बताते हैं कि साहब कपिल सिब्बल साहब कितने महान व्यक्ति हैं और इसको लेकर के सारी बात करते हैं। तो जब वो ये महान बात करते हैं तो हमें 2012 याद आ जाता है। केजरीवाल साहब शायद तब भी आप ही थे और उस समय क्या स्थिति थी, उस समय आप क्या कहते थे? उस समय 2012 में आप सीआईए का दलाल कहते थे किसको? कपिल सिब्बल को। और अन्ना हजारे और आप दोनों जो उनको इंडिया अगेंस्ट करप्शन और सारी चीजें चला करके जो करते थे, उसमें कपिल सिब्बल साहब हो या उनके बेटे अमित सिब्बल हो, सबको देश का सबसे बड़ा भ्रष्ट बताते थे।
और जिस तरीके से आपने किया था वो आप याद करिए। केजरीवाल आप ही थे वो, जब कपिल सिब्बल साहब को जेल भेजने की आप कसमें खाते थे और कहते थे कि कपिल सिब्बल जेल की सलाखों के बीच में होंगे। देश के हर घोटाले में कपिल सिब्बल साहब को शामिल आप बताते थे। वो दिन आप याद कर लीजिए। और आज उन्हीं भ्रष्ट कपिल सिब्बल साहब के चरणों को आप धो रहे हैं, तब आप समझ में आता है। यानी आप रोज बाप बदल लेते हैं अपनी सुविधा अनुसार। आपको लगता है कि ये बाप होने चाहिए तो वो बाप हो जाते हैं। तो ये आपकी राजनीति। आपके पिता पर खुद की बहन की जमीन हड़पने का इल्जाम है और वो आरएसएस की शाखाओं में जाते थे और वो आरएसएस के जनसंघ के पुराने कार्यकर्ता हैं। तो आप इससे समझिए कि सर आप चले जाइए, उनके गांव में चले जाइए, आपको पता चल जाएगा कि केजरीवाल का परिवार किस विचारधारा के लोगों से जुड़ा हुआ है और कौन है और कब से वो हाफ पैंट थी। ये आपने अपने बच्चों की कसम खाकर बोला था कि कांग्रेस की मदद नहीं लूंगा, और याद करिए जो आपने पहली सरकार बनाई थी, बच्चों की कसम खाई थी और पहली सरकार बनाई थी वो कांग्रेस के ही मदद से बनाई थी। याद कर लीजिए। तो यह स्थिति है। इसके बाद में तो जिस तरीके से आप करते हैं तो वो सब चीजें आ जाती हैं। जब आप फंस जाते हैं तो आप फिर जय हो। अब आप ममता बनर्जी जो सर्वाधिक भ्रष्ट सरकार है पश्चिम बंगाल की, उसके साथ खड़े हैं। अब आप केसीआर के साथ खड़े हैं जो तेलंगाना की सबसे भ्रष्ट सरकार वहां की जनता कहती है, तो वहां की भी भ्रष्ट के साथ खड़े हैं, यहां भी भ्रष्ट के साथ खड़े। तो जहां जहां सवाल होता है, वैसे तो आप बोलते थे यूपी में जंगल राज है, अखिलेश यादव ही थे उस समय सरकार, और आज अखिलेश यादव से मिलने पहुंच जाते हैं, हाथ पांव जोड़ते हैं। याद करिए शिवसेना के बारे में आप क्या कहते थे, और आज उद्धव ठाकरे के पास पहुंच के उनके चरण वंदन करते हैं, उन्हें शेर बताते हैं। याद करिए। तो एक उदाहरण नहीं, ऐसे न जाने कितने अनगिनत उदाहरण है। तो यह है केजरीवाल साहब आपका चेहरा है। और कमोबेश यही स्थिति भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी में जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी हैं, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उनके गृह मंत्री अमित शाह, ये अभी 1 महीना पहले चुनाव के दौरान मेघालय में जितनी उन्होंने रैलियां की, उसमें कहा एनपीपी के इसको जो मुख्यमंत्री है उसे हम जेल भेजेंगे, वो ये महाभ्रष्ट है संगमा, और ऐसा है वैसा है, न जाने क्या क्या बोला। मेघालय को भी बहुत अधिक बजट मिला है, लेकिन आज जब यहां लोगों की बातें सुनता हूं तो बहुत दुख होता है। लोग कहते हैं कि पैसा लगा ही नहीं, न सड़कें बनी, न स्कूल कॉलेज, न अस्पताल बने, फिर वो पैसा गया कहां? यहां का यूथ कह रहा है कि यहां रोजगार के अवसर इन्होंने खत्म कर दिए हैं। जो भर्तियां होती है उनमें करप्शन है, भाई भतीजावाद है। मोदी जी सिर्फ असम को पैसा नहीं भेजते हैं, मोदी जी ने ये सारा पैसा मेघालय के लिए भी भेजा है, मगर बीच में ये मेघालय सरकार आती है। मोदी जी जो भेजते हैं ये आप तक पहुंचने के लिए जो रास्ता है वो संगमा जी ने बंद कर दिया है। मोदी जी की भेजी हुई सुविधाएं आप तक पहुंचती नहीं है। एक बार सरकार बदल दो, सारी की सारी सुविधाएं आप लोगों तक पहुंच जाएगी। मित्रों, मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए सुविधा आपको? जोर से बोलिए, मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? मैं आपको बताता हूं, ये सामने देख रहे हो हाई टेंशन एचटी लाइन है, इसमें से बिजली जाती है। ये बिजली सीधी आपके घर में आएगी क्या? आ सकती है घर में सीधी? बीच में ट्रांसफॉर्मर और घर में मीटर चाहिए ना? चाहिए या नहीं चाहिए? तो मोदी जी की सरकार ये एचटी लाइन जैसी है,
सारी सुविधाएं की बिजली इसके अंदर से जाती है, सब सुविधाएं, मगर बीच में जो ट्रांसफॉर्मर है ना, वो जल गया है, बिगड़ गया है। वो ट्रांसफॉर्मर संगमा का है, मेघालय सरकार का है। अब ट्रांसफॉर्मर जल जाता है तो उसको क्या करते हैं? बदलना पड़ता है ना, जरा जोर से बोले, बदलना पड़ता है ना। और उसके लिए जो है सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस, रिटायर्ड जस्टिस के नेतृत्व में एक जांच कमीशन बनाएंगे और वो जांच करेगा और वो इनको जेल भेजाएगा। इन्होंने पूरा भ्रष्टाचार कर रखा है। और साहब, आपके सिर्फ 2 लोग जीते, 12 लोग आपके हार गए, सिर्फ 2 एमएलए आपके जीत पाए 14 में से, जो पहले 14 थे, अब 2 है। तो आप समझिए, और उसके बाद आज आप वो 2 अपने एमएलए लेकर के उनकी सरकार बनवा रहे हैं और कह रहे हैं साहब वो तो बड़े महान व्यक्ति हैं। तो आप समझिए, 1 महीने में आपका पूरा नजरिया बदल गया। क्यों? सत्ता चाहिए। सत्ता के लिए आप क्या क्या करें। तो इधर केजरीवाल सत्ता के लिए गिरते हैं और उधर आप गिरते हैं। ये खालिस्तानियों, आतंकवादियों के साथ शामिल होते हैं, अलगाववादियों के साथ शामिल होते हैं। आप भी नागालैंड में अलगाववादियों के साथ सरकार बनाते हैं। तो ये दोनों उदाहरण सामने मौजूद है। तो यह स्थिति असम में आप उन जिन्हें कभी आतंकवादी आप कहते थे, उनके साथ सरकार बनाते हैं। तो यह स्थिति है। और फिर भ्रष्टाचार की स्थिति क्या है? येदियुरप्पा के बारे में क्या क्या नहीं कहा गया। और येदियुरप्पा को एक समय में आपने हटाने की बात करी, कहा था वो महाभ्रष्ट है, और आज उन्हीं येदियुरप्पा का हाथ पकड़ आप कहते हैं साहब, अरे येदियुरप्पा जी तो पुरोधा है, भगवान बन गए आपके। और स्थिति यह है, आपका एक एमएलए जिसका बेटा रिश्वत लेते पकड़ा जाता है, करोड़ों रुपया कैश बरामद होता है उसके यहां, ना ईडी जाती है, ना सीबीआई जाती है, ना इनकम टैक्स जाती है, और वो फरार चल रहा है, पता नहीं है। बाकी लोगों को तो आप रात में उठा लाते, लेकिन पवन खेड़ा ने आपकी सिर्फ नाम लेने में थोड़ी सी गड़बड़ की थी और उस पर सॉरी भी बोला था। उस पर आप उसे प्लेन पे चढ़ते वक्त ऐसे अरेस्ट करवाते हैं जैसे वो आतंकवादी। लेकिन साहब, आपका 3-4 दिन से आपका वो एमएलए मिल नहीं रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है साहब? वो तो संवैधानिक पद पे बैठा था, एमएलए भी है और मंत्री स्तर का दर्जा था, वो उसका चेयरमैन था। तो आप ये स्थिति समझिए, तो ये हालत है। तो इस तरह से भ्रष्टाचार को, और यहां नहीं, जितने भ्रष्टाचारी हैं, असम में जो मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, इन पर आपने बुकलेट जारी करी थी भ्रष्टाचार की, आज वो आपके यहां मुख्यमंत्री है। और मुकुल रॉय हो या और जो वहां पर ममता बनर्जी के सबसे खास थे, तो वो सारे लोग जो हैं आज आपके साथ हैं, जो भ्रष्टाचार के आरोपी। तो यह स्थिति है। और फिर वो यहां से धुल के वॉशिंग मशीन से फिर कहीं अपने मूल संगठन में कहीं चले जाते हैं, फिर आ जाते हैं। तो ये स्थिति है। ऐसे ही कांग्रेस के जिन लोगों को आप भ्रष्ट बताते थे, वो आज आपके साथ हैं। तो यह स्थिति है। तो भ्रष्टाचार का आपका साथ ये है कि 4 दिन से वो आपका बीजेपी विधायक नहीं मिल रहा है, आपके तमाम सारे और लोग हैं। कर्नाटक के आपके मुख्यमंत्री समेत तमाम मंत्रियों पर 40% की सरकार होने का इल्जाम आपके ही लोगों ने, जो उस संगठन के ठेकेदार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, उन्होंने चिट्ठी लिखकर लगाया, लेकिन आपने जांच कराना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि साहब आपके हैं। क्योंकि आपको तो चीन के साथ में, चीन के राष्ट्रपति के साथ में झूला झूलना है। तो साहब ये दोहरा चरित्र, एक तरफ चीन की जो प्रोडक्ट का बहिष्कार करो और दूसरी तरफ चीन के साथ गलबहियां मारो, चीन के उसको बोलो कि अरे वो तो हमारे अपने, और न जाने क्या क्या कहानी बताते हैं आप। कौन कौन सी कहानी बता देते हैं कि अब समझ के आता है कि पता नहीं ये कहानी कहां से आ गई। तो हर रोज नई कहानी सुननी हो तो इनके पास आ जाएगी। चलिए, 2 देशों के मुखिया, इतना आत्मीयता, इतनी निकटता, इतना भाईचारा, ये अपने आप में +1। और ये +1 समझने के लिए कईयों को भी समय लगेगा। उन्होंने कहा कि भाई मुझे तुम्हारे गांव जाना है, फोन पे कहा पहले ही दिन। मैंने कहा मेरे गांव जाना है आपको? तुमको प्रोनाउंसिएशन मालूम था? बोले वडनगर जाना है। बोले मालूम है वडनगर मुझे क्यों जाना है? मैंने कहा मुझे मालूम है। बोले ह्यूएनसन
जो चीनी फिलोसोफर 800-1000 साल पहले आया था, बोले वो तुम्हारे गांव में जाके रहा और जब भारत से लौटा तो मेरे गांव में आके रहा था। हम लोगों का बड़ा दाता है। शायद 1962 के बाद चीन के किसी नेता का इतना बड़ा स्वागत उस दिन हुआ। मैं चीन के साथ मिलकर के मेरे गुजरात में स्पोर्ट्स को और डेवलप करने के लिए काम करना चाहता हूं। मुझे चीन की मदद चाहिए। Look, they are the bigger economy. I mean, what am I going to do? As a smaller economy, I'm going to go pick a fight with a bigger economy. चाइना की इकोनॉमी हिंदुस्तान की इकोनॉमी से बड़ी है, तो हम उनसे कैसे लड़ सकते हैं? जब अंग्रेज हम पर राज करते थे, क्या उनकी इकोनॉमी हमारी इकोनॉमी से छोटी थी? इसका मतलब जो आपसे शक्तिमान है उससे आप लड़ो ही मत, जो आपसे कमजोर है उसी से लड़ो। इसको कायरता कहा जाता है। इसके साथ बात समाप्त करता हूं और आपसे आग्रह करता हूं कि सच को जानिए, पहचानिए। सच को जानना बेहद जरूरी है, नहीं तो आपका भविष्य तो बर्बाद है ही, आपके बच्चों, आपकी बेटियों और सबका भविष्य बर्बाद होगा और आप कहीं के नहीं। फैसला आपका। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।